Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. In today's video, I am going to give you a brief कि आपकी IELTS की राइटिंग किन 4 पैरामीटर्स पे चेक हो रही है और अगर आपको स्कोर चाहिए नियरली 7 या 8 तो आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है इन योर एसे टॉपिक्स या फिर इन योर राइटिंग टास्क 1। तो स्टार्टिंग विद द बैंड डिस्क्रिप्टर्स, आपकी जो आइल्स की राइटिंग है वो 9 बैंड से जो है चेक होती है, आपको स्कोरिंग मिलती है आउट ऑफ द 9 बैंड्स। अब आपको एग्जामिनर 9 बैंड्स जो है वो सिर्फ आपकी राइटिंग देख के नहीं दे रहा है, लेकिन वो 4 पैरामीटर्स को चेक करके आपको बैंड्स जो है वो दे रहे हैं, और वो क्या है मैं आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो द फर्स्ट पैरामीटर ऑन विच योर राइटिंग इज चेक्ड, दैट इज टास्क अचीवमेंट एंड टास्क रिस्पॉन्स। अब ये जो टास्क अचीवमेंट है, दिस इज फॉर टास्क 1, टास्क रिस्पॉन्स इज फॉर टास्क 2। टास्क 1 की शीट पे आपका लिखा होता है TA, और टास्क अचीवमेंट जो है ये चेक कर रहा है कि आपने अपना जो राइटिंग है वो फ्लो में लिखी है, क्या वो सिस्टमैटिक वे में सारा एक्सप्लेन कर रहा है, क्या आपने कंपेयर किया है अपने डेटा को, क्या आपने डिस्क्राइब किया है ग्राफ को प्रॉपर वे में या नहीं। ये 4 चीज़ें जो है टास्क अचीवमेंट आपका जो है पूरे टास्क 1 की रिपोर्ट में चेक कर रहा है। टास्क 1 जो है उसके अंदर आपने कोई ग्राफ को एक्सप्लेन करना होता है या मैप या फिर फ्लो या डायग्राम या प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होता है। उन 8 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में आपको कोई भी एक ग्राफ जो है एग्जाम में आएगा, तो आपको अपने TA के ऊपर वर्क ये करना है कि अगर आपकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में लास्ट की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग, तो आपने क्या करना है, आपने उसको कंपैरिजन के साथ लिखना है। आपने इंफॉर्मेशन या डेटा को उस वे में पिक करना है कि वो कंपेयर हो रहा है, और आपने वहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप डिस्क्राइब कर दें, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आपसे मांग रही है कि आपने उसको डिस्क्राइब नहीं बट कंपेयर करना है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को पिक करके। साथ ही साथ अगर आपको लाइन दी गई है राइट अ रिपोर्ट फॉर अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर, तो रिपोर्ट राइटिंग जो है वो होती है डिस्क्रिप्टिव। आपने जो भी डेटा गिवन है उसको सिर्फ डिस्क्राइब करना है, उसमें कंपैरिजन प्रोवाइड नहीं करना है, जो कि है आपका टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट में साथ ही साथ आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ ओवरऑल भी चेक होता है, और जो भी आप चाहे जो मर्जी फॉर्मेट यूज़ कीजिए, चाहे आप इंट्रोडक्शन के साथ ओवरव्यू लिख दीजिए, बॉडी पैराग्राफ के बाद ओवरऑल दीजिए, या फिर इंट्रो ओवरऑल फिर बॉडी पैराग्राफ लिखिए, दोनों ही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। कोई भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वाला ही सिर्फ फॉलो किया जाएगा, कोई भी एक फॉर्मेट दोनों में से आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। ऑन द सेकेंड नोट वी हैव टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स जो है ये टास्क 2 के लिए होता है। इसके अंदर जज किया जा रहा है आपका अगेन फॉर्म, योर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द पॉइंट्स, एंड यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन और नॉट। अब यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि जो ऐसे का टाइटल है आप टाइटल एक्सप्लेन कर रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि आप अपनी जो भी पीछे 4 टाइप्स के जो ऐसे टॉपिक्स हैं, 7 टाइप्स के ऐसे टॉपिक्स हैं, आप उनको ब्रीफली बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, ये टास्क रिस्पॉन्स देख रहा है। फॉर्म अगेन वही चीज़ आ जाती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड दी ओवरऑल और दी कंक्लूजन, और जो इसके अंदर आपने पॉइंट्स लिखने हैं वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। बॉडी पैराग्राफ जो है वो प्रॉपरली लेयर्ड होने चाहिए, वर्ड लिमिट आपकी जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट टास्क रिस्पॉन्स इज। टास्क 1, टास्क 2 की जो पहला पैरामीटर है वो हमने डिस्कस कर लिया है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पैरामीटर, दैट इज़ योर CC। ये होता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। अब कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या है? कोहेरेंस एंड कोहेजन ये है कि जो आपने अपने बॉडी पैराग्राफ इंट्रोडक्शन को लिखा है, क्या वो आपस में कंबाइंड हैं, क्या वो कहीं अपने आपस में जुड़ रहे हैं, उनमें कोई कनेक्टिविटी है या नहीं है, ये होती है कोहेरेंस एंड कोहेजन। बॉडी पैराग्राफ जब चेंज करना है तब आपने एक कनेक्टर लगा के अपने बॉडी पैराग्राफ को यूनाइट कर लेना है अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। वो जो आप यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हो इंट्रो और बॉडी पैराग्राफ की, दैट इज़ व्हाट द कोहेरेंस इज। और जब आप अपनी स्टेटमेंट्स को लिंक कर रहे हो, अब ये तो है नहीं कि हम अपनी स्टेटमेंट कुछ लिख देंगे, रीज़न देंगे नहीं और साथ में एग्जाम्पल भी नहीं देंगे। आपने कनेक्टर्स यूज़ करने हैं जब आप अपनी
सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हो, वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की आपस में लिंकेज है उसको कहते हैं हम कोहेजन। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका जो ऐसे है वो एक प्रॉपर फ्लो में नहीं जा रहा है, वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रीज़न या कोई पॉइंट आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू लूज़ योर स्कोर्स। तो मेक श्योर कोहेरेंस एंड कोहेजन श्योर होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी मिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। Third thing is LR, which is lexical resources. Lexical resources are the vocabulary words जो आप यूज़ करते हैं। vocabulary बहुत difficult यूज़ नहीं करनी है। अगर आप IELTS के जो band descriptors हैं, जिसके अंदर आपको public version में सारे band descriptors दिए हुए हैं कि 8 bands vocabulary क्या है, 9 band vocabulary क्या है, 7 band vocabulary क्या है, आप वो clearly देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपको वोकैबलरी में 8 या 9 स्कोर चाहिए तो आपको सिर्फ अनकॉमन वोकैबलरी यूज़ करनी है, डिफ़िकल्ट वोकैबलरी नहीं कही गई है। अनकॉमन वोकैबलरी वो होती है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी IELTS के सेशंस में, जो वोकैबलरी वर्ड आपके क्लास ग्रुप में स्टूडेंट्स को आपको कभी सुना नहीं है, आपने वो वर्ड देखा नहीं है कहीं पे, वो है अनकॉमन वर्ड। फॉर इंस्टेंस, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैंने बात की है पीपल के बारे में, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कोई कह रहा है मासेस, कोई कह रहा है सिटीजन्स, कोई कह रहा है पॉपुलेशन, कोई कह रहा है इंडिविजुअल्स, कोई कह रहा है पर पर्सन, लेकिन कोई भी बच्चा यहाँ पे डेनिजन्स का नाम नहीं ले रहा है, कोई भी बच्चा यहाँ पे होमोसेपियंस की बात नहीं कर रहा है। तो ये जो 2 वर्ड है ये है अनकॉमन वर्ड्स। ये अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्कोर जो है LR में वो एनहांस हो जाएगा। सिर्फ डिफ़िकल्ट लॉन्ग वर्ड्स लिखना ही वोकैबलरी को एनहांस करना नहीं है, अनकॉमन वर्ड्स यूज़ करना ही आपकी वोकैबलरी को एनहांस करना है। ऐसे ही कुछ अनकॉमन वर्ड्स आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड 3000 में जाके, जहाँ पे 3000 वर्ड्स हैं जो कि आप वोकैबलरी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। याद कर लीजिए उनको और अपनी राइटिंग में डेली बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको वोकैबलरी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मात खाते हैं बिकॉज हमें ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम है, चाहे हमारी राइटिंग हो या फिर हम अगर स्पीकिंग कर रहे हैं तो ग्रामर ही लो जाती है। हर बार यही इन्फॉर्मेशन मिलती है, यही गाइडलाइंस मिलती है एग्जामिनर से या हमारे मेंटोर से कि इम्प्रूव योर ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो हमें उसी के ऊपर वर्क करना है। जब हम बात कर रहे हैं राइटिंग टास्क 1 या टास्क 2 की, टास्क 1 की जो ग्रामर है वो बेस्ड रहेगी आपके डेटा की डेट के ऊपर कि कौन से ईयर के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपका डेटा पास्ट में है तो आप पास्ट के ऊपर लिखेंगे सारी ग्रामर, अगर वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस है तो फ्यूचर के ऊपर होनी चाहिए। टास्क 1 के लिए मोडाल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से यूज़ किए जा सकते हैं, तो आप मोडाल्स को प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ टास्क 1 के अंदर पैसिव वॉइस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैसिव वॉइस में नहीं लिख पा रहे हो तो डेटा आप इतनी अच्छा तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। तो अपनी ग्रामर जो है टास्क 1 के लिए एक तो मोडाल्स याद कीजिए, साथ ही साथ आप जो है अपनी पैसिव वॉइस को इम्प्रूव कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो सके तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, no matter what type of grammatical tools you are using, no matter what type of grammar you are trying to put in your sentences, it should be accurate, बिकॉज ये भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपसे एक रेंज तो मांगी गई है, लेकिन वो एक्यूरेट है या नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी जो ग्रामर यूज़ करनी है वो एक्यूरेटली यूज़ करनी है, ताकि आपको उसका स्कोर भी मिल सके। ये नहीं कि आप जो मर्ज़ी लिख रहे हो लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक्यूरेट नहीं है अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम जो आपने लिखा है, तो आपको उसका स्कोर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ टास्क 2 की, तो टास्क 2 में जो ग्रामर है वो हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस ही बस। बाकी टेंसेस तो हम वैसे भी रिवाइज करने ही वाले हैं। साथ ही साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को याद कीजिएगा,
क्योंकि अगर आप सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करके ऐसे लिखेंगे वो बहुत ही मोनोटोनस लगेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपने एक पैराग्राफ सिंपल लिखा है, सेकंड पैराग्राफ को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कर दीजिए। ये चीज़ आप अपने टास्क 1 में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक पैराग्राफ को सिंपल सेंटेंस में लिखा गया है, दूसरे पैराग्राफ को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में लिखा जाए। और ऐसे में भी आप सेम फॉर्मेटिंग से ही अपनी ग्रामर की रेस दिखाएंगे, लेकिन उसे एक्यूरेटली यूज़ करेंगे। तो अगर आप ये चारों पैरामीटर्स को अटेन कर पा रहे हैं, इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ऐसे या फिर टास्क 1 ओवरऑल राइटिंग का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी फॉर द डेटा एज वेल एज द ऐसे टॉपिक। और डेटा समझना और ऐसे टॉपिक को समझना, इन दोनों के रिलेटेड मैंने वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड की हैं। आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको ब्रीफ मिलेगा कि डेटा कैसे अंडरस्टैंड करना है और ऐसे टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड करना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।